अमीर बहू लाई दहेज में सोने की कार। फाइनली मैं अपने ससुराल आ गई। माँ जी स्वागत नहीं करेंगी मेरा? और ये देखिए मैं आप सबके लिए क्या लाई हूँ, इसमें हम सब घूमेंगे। क्या? ये मैं अपनी आँखों से क्या देख रही हूँ बहू? तो सोने की कार में आई है क्या? हाँ माँ जी। अनिका के ये बोलते ही गली मोहल्ले के सारे लोग जमावड़ा लगा देते हैं और पूरा गरीब ससुराल ये सुन हक्का बक्का रह जाता है। उई माँ, ये तो सच में भाभी सोने की कार लेकर आई हैं। आज तक हमने मामूली कार नहीं देखी और यहाँ तो सीधा सोने की कार ही आ गई। हाँ माँ, अमीर भाभी तो हम सबके लिए सोने की कार लेकर आई है। भाभी इसमें हम बैठ सकते हैं ना और घूमेंगे ना? हाँ बिल्कुल। अरा जरा देखो तो, जिनके घर में आज तक सिर्फ फटी चादर होती थी और खाने पीने के लाले पड़े थे, आज उनके घर में सोने की कार आई है और वो भी अमीर बहू दहेज में लाई है। इतना बड़ा तो इनका घर नहीं है जितनी बड़ी ये सोने की कार है। लेकिन ऐसे झोपड़पट्टी घर में ये इस सोने की कार को कहाँ रखेंगे? मानना पड़ेगा इन लोगों की चालाकी को। अपने गरीब से बेटे की शादी एक अमीर घर में करवा दी। बड़े लालची हैं और अब तो पैसा ही पैसा होगा। बस कीजिए आप लोग, मेरे ससुराल वालों के बारे में ऐसा कुछ मत कहिए। ये मैं अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ। क्या सच में एक गरीब झोपड़ी में अमीर बहू शादी करके दहेज में सोने की कार लेकर आई थी या फिर ये एक सपना था? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए हम समय के चक्र में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहाँ पहली बार अनिका प्रवीण से मिलती है और वह सड़क किनारे मौसमी का जूस बेच रहा था। इतनी गर्मी हो रही है, खड़े खड़े मेरे पैर दुख गए हैं। कोई ग्राहक जूस पीने क्यों नहीं आ रहा? क्या करूं जिससे कुछ बिक्री हो जाए? अरे हाँ, जूस पी लो, मौसमी का मूड अच्छा बना दूंगा, जूस पी लो। ये देख अमीर कार में बैठी हुई अनिका जोर जोर से हंसने लगती है। टीना कितना परेशान है वो, इसकी बिक्री नहीं हो रही है। चल इसकी थोड़ी सेल करवा देते हैं, वैसे भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आ जा। ठीक है, तो कब से छोटी दुकान पर जाने लग गई? मॉल से भी पी सकती है। क्यों बहन, मॉल वाले सोने के मौसमी का जूस निकाल कर देंगे क्या? वो भी तो इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है। दोनों सड़क पार करके मौसमी वाले के पास जाती हैं। जूस पिला दो मौसमी का, मूड ऑफ है मेरा। आपने अभी अभी मुझे सुना था क्या? हाँ जी, आप जल्दी से 2 गिलास दे दीजिए। कितने का है? 1 गिलास बस 50 रुपए का। वाह, इसकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी है, मेरा तो दिल आ गया है इस पर। मैडम जी जूस लीजिए ना, कब से आपको बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वैसे आपके घर में कौन कौन है और आप कहाँ रहते हैं? इस मौसमी के ठेले से आपका गुजारा हो जाता है? वैसे सच बोलूं तो नहीं हो पाता, क्योंकि घर में 2 जवान बहनें हैं, माता पिता हैं। आज के समय में कहाँ खर्च चल पाता है। पर मैडम जी आप क्यों पूछ रही हैं? आज तक इस गरीब से किसी ने कोई सवाल ही नहीं किया। वही तो, तुझे इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? चल घर पहुँचना है। हाँ, वो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ये लीजिए आपके पैसे। ये कहकर अनिका अपनी सहेली के साथ कार में बैठकर घर चली जाती है। दिन गुजरता है। जब भी अनिका कॉलेज से घर की तरफ जाती तो रास्ते में उसे वही जूस वाला दिख जाया करता था, जिसे अब वह अक्सर जूस पीने के बहाने मिला करती थी, जिससे उन दोनों में काफी दोस्ती हो गई और अनिका प्रवीण से प्यार कर बैठती है। जब वो गरीब प्रवीण से अपने प्यार का इजहार करती है तो प्रवीण हक्का बक्का रह जाता है। आप ये क्या बोल रही हैं? हम दोनों का कोई मिलन नहीं है। आप एक अमीर घर की हैं जिनका शहर में काफी नाम है, और मैं तो एक तुच्छ कीड़े के समान हूँ जिसे कोई भी रौंद देता है। आपको मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। प्रवीण जी, हमारी शादी हो जाएगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मेरे घर वाले मान जाएंगे और इतना तो मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। अब कह भी दीजिए, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं अनिका, तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही अनिका गले लगा लेती है। इसके बाद उनके प्यार का पंचनामा शुरू हो जाता है। कुछ ही समय में अनिका अपने अमीर घर वालों को, जो कि किसी अंबानी से कम नहीं थे, उन्हें गरीब प्रवीण से शादी करने के बारे में बता देती है। ये सुन उसके पिता महेंद्र प्रताप शादी को मना कर देते हैं। अनिका भी अपनी जिद पर अड़कर 4 दिन तक कुछ नहीं खाती है। उसकी फिक्र उसके भाई ऋषभ को बहुत होती है और वह खाना लेकर अपनी बहन के पास पहुँच जाता है। प्यार? मेरी इकलौती बहन, अपने भाई पर विश्वास रख। मैं तेरी शादी तेरे प्यार से जरूर करवाऊंगा। सच में भैया, आप करवा देंगे ना? मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। जरूर होगी शादी, तू चिंता मत कर।
पिताजी, आप अपनी बेटी के लिए इतना नहीं मान सकते क्या? और वैसे भी इतनी धन दौलत किस लिए है कि हम इसे दहेज में दे सकते हैं, जिससे ये इसके ससुराल वाले खुश रहें। ठीक है, फिर हम अपनी बेटी को दहेज में सोने की कार देंगे, जिसमें टन भर कर सोना होगा। सिर्फ इसके बच्चे नहीं, इसके ससुराल की आने वाली 5 पीढ़ियां भी सोना खत्म नहीं कर पाएंगी। पापा, सोने की कार की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है। तुम्हें वैसे भी कार बहुत पसंद है और तुम्हारे ससुराल वाले भी सोने की कार को देखते रह जाएंगे। सबको पता चलना चाहिए कि हमारी बेटी दहेज में क्या लेकर आई है। ये सुन अनिका अपने पिता के गले लग जाती है और कुछ ही दिनों में अनिका की प्रवीण से धूमधाम से शादी हो जाती है, जहाँ दोनों सोने की कार में बैठ गरीब झोपड़ी में आते हैं और सब के सब हैरान रह जाते हैं। माँ जी, लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, आप मुझे तो अंदर बुलाइए। हाँ हाँ बहू, आजा। कार को प्रवीण साइड में पार्क करके अपनी पत्नी के साथ घर में प्रवेश करता है, जहाँ गोमती दोनों की आरती उतारती है और सब अमीर बहू का बहुत ख्याल रखते हैं, उसको खाना पीना खिलाते हैं। भाभी ये लीजिए, आप थक गई होंगी, कॉफी पी लीजिए। शुक्रिया। बहू, हैरान हूँ मैं, इतने बड़े घर से है तू, फिर भी तू हमारे घर में रहने के लिए आ गई। न शांति है और न यहाँ आरामदायक गद्दे हैं, न मीठा पानी और न ही खाने के लिए बढ़िया बढ़िया राशन। पापा जी, भले ही मैं बड़े घर से हूँ, मुझे आदत भी वैसी होगी, लेकिन अब जैसे मेरे ससुराल वाले रहते हैं, मैं भी उनकी तरह ही रहूंगी। मैं इस चीज में बिल्कुल फर्क नहीं करती। देखा जी, हमारी बहू कितनी संस्कारी है, तुझे कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। जी माँ जी। अनिका, तुम खुश तो रहोगी ना यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मैं जमीन पर भी सो जाऊंगी। फिर 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सबको जमीन पर सोने की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर इतना बड़ा कहाँ था। वहीं सास ससुर सोने की कार की देखभाल के लिए रात भर डंडा लेकर बाहर बैठे रहते हैं और पहरा देते हैं। अजी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई इस सोने की कार को चुरा ना ले या निशाना मार दे, फिर बहू हमको क्या बोलेगी। जब ही तो हम पहरा दे रहे हैं। ऐसे करते करते उन्हें 2 रात बीत जाती है, जिससे आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं। बहू के पूछने पर झूठ बोलते हैं, लेकिन एक रात बहू उन्हें खुद देख लेती है। माँ जी, पापा जी, आपने झूठ बोला था ना, क्यों किया आपने ऐसा? बेटा, अगर तेरी सोने की कार को कुछ हो गया तो हम तुझे क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए पहरेदारी कर रहे हैं। आप कितनी फिक्र करते हैं। तभी घर के बाकी जने भी जाग जाते हैं। बहू, फिक्र तो करनी पड़ेगी ना, हमारा बहुत छोटा सा घर है, तेरी सोने की कार घर के अंदर नहीं आ सकती और फिर सोने में भी तो कठिनाई हो रही है। मेरे पास इसका हल है। अब से आपको रात भर जागने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये घर दोबारा बनवाना चाहती हूँ, जिसके अंदर आराम से सब सो जाएं और एक पार्किंग एरिया भी बन जाए, फिर कोई चोरी नहीं करेगा हमारी कार। पर बेटा, तेरे पैसे, जो मेरा है अब से वो मेरे ससुराल वालों का है। लेकिन भाभी, जब ये घर बनेगा तो हम और ये सोने की कार कहाँ रहेंगी? वो मैं पिताजी के पास रखवा दूंगी। जब तक हमारा घर बन नहीं जाता, हम एक किराए का घर ले लेंगे। ठीक है। फिर सब सो जाते हैं और अगले दिन से घर बनना शुरू हो जाता है, जहाँ बहुत सारी सुख सुविधा की चीज बनवाती है, पर अपने सोने की कार को पिता के घर खड़ी करवा देती है। 2 दिन बाद महेंद्र प्रताप से दुबई का शेख मिलने आता है और वह सोने की कार को देख लेता है। वल्लाह हबीबी, ये सोने की कार हमको बहुत अच्छी लगती। महेंद्र, तुम ये कार हमको कितने में दी थी? हमारी चौथी बेगम को हम गिफ्ट करती। माफ करना, ये सोने की कार हमारी बेटी की दहेज की होती, तुमको नहीं दे सकती। क्या? ये बात सुन अनिका कहती है, आप ये सोने की कार दे दीजिए। मैं बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान हैं। इसके बदले ये मुझे जो पैसे देंगे वो मेरे और मेरे ससुराल वालों के फ्यूचर में भी काम आएंगे। अपने देश में सोने की कार हम खुलेआम लेकर नहीं घूम सकते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हाँ पापा जी, अनिका बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, आप ये सोने की कार ले सकते हैं। वल्लाह हबीबी, तुम बड़ा प्यारी होती। इस तरह दुबई का शेख वो सोने की दहेज की कार ले जाता है। बदले में अनिका को करोड़ों रुपए और हीरे दे जाता है, जिससे अनिका कभी भी अपने भविष्य में इस्तेमाल कर सकती थी। साथ ही उनका घर भी बहुत अच्छा बन जाता है, जहाँ पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।